हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सेल देशमुख। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आइए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। श्वास लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन या निश्वसन और श्वास छोड़ने की क्रिया को एक्सपायरेशन या प्रश्वसन कहते हैं, और इन दोनों ही क्रिया को एक साथ रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। ओके। एंड सेकंड टॉपिक है मनुष्य या स्तनियों में गैसीय आदान प्रदान एक तंत्र के द्वारा होता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब जो मनुष्य या स्तनी वर्ग के जंतु हैं उनमें विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है मनुष्य के गैसीय आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है इसमें संवाहक अंग जिसे कहा जाता है सहायक अंग, मतलब जो श्वसन क्रिया में मदद करते हैं वो है संवाहक अंग या सहायक अंग। और दूसरा है इसमें फेफड़ा जिसे मुख्य श्वसन अंग कहा जाता है। संवाहक या सहायक अंग का कार्य ये होता है कि ये वातावरण की जो वायु है उसको ये फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जबकि जो फेफड़ा या मुख्य श्वसन अंग है उसका कार्य होता है ये यहाँ पर फेफड़े में गैसीय आदान प्रदान होता है। मतलब ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर आदान प्रदान होता है। संवाहक अंग के अंतर्गत आते हैं नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली एंड ब्रोंकाई। ये 6 अंग जो हैं वो सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो हमारा मुख्य श्वसन अंग है वो कहलाता है फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ों के अंदर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। आइए हम इसकी क्रियाविधि आप देखते हैं। जो संवाहक अंग होते हैं, संवाहक अंग में पहला पॉइंट है नासा छिद्र। नासा छिद्र जो है हमारे मुख गुहा के ऊपर 2 छिद्र होते हैं जो एक सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हम नासा छिद्र के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें था नासा मार्ग। वायुमंडलीय ऑक्सीजन जिस मार्ग से होते हुए फेफड़ों में पहुंचता है वो कहलाता है नासा मार्ग। नासा मार्ग में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्राव करती है, जिसमें धूल के कण या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो धूल के कण या सूक्ष्म जीव इधर फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। नासा मार्ग में एक तंत्रिका तंत्र ऑल्फैक्टरी तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है जो हमें गंध का आभास कराता है या सूंघने की क्षमता प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है फेरिंग्स या जिसे ग्रसनी भी कहा जाता है। ग्रसनी या फेरिंग्स श्वास नली का वह भाग है जहाँ पर पाचन तंत्र और वायु मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मतलब ग्रसनी जो है वो पाचन तंत्र का भी अंग होता है और श्वसन तंत्र का भी अंग होता है। तो ये ग्रसनी जो है पाचन तंत्र और श्वसन मार्ग या वायु मार्ग के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर ये पाया जाएगा। ग्रसनी जो है एक छिद्र के द्वारा, ये ग्रसनी एक छिद्र के द्वारा श्वसन मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है। एक छोटा सा छिद्र रहेगा उसके द्वारा ये श्वसन मार्ग से जुड़ा रहेगा, और ये छिद्र एक कपाट से बंद रहता है जिसको इपीग्लाटिस कपाट कहा जाता है। उससे ये छिद्र बंद रहेगा। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस समय ये छिद्र बंद रहता है ताकि भोजन हमारे श्वसन मार्ग या हमारे नाक में ना पहुंच पाए, इसलिए ये छिद्र बंद रहेगा। लेकिन अन्य कार्य करते समय ये छिद्र खुला हुआ रहता है, ये कपाट खुले हुए रहते हैं जिससे कि हम आसानी से श्वसन कार्य कर सकते हैं। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैरिंग्स या कंठ। फेरिंग्स के बाद जो फूली हुई रचना होती है, ये फूली हुई रचना ये कहलाता है लैरिंग्स या कंठ। यहाँ से जब वायु आती है तो वायु के कंपन के कारण यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होता है। कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होगा स्वर यंत्र या कंठ में, और ध्वनि उत्पन्न होने के कारण जो हमारे जीभ हैं, हमारे मुख गुहा हैं, हमारे ओठ लिप हैं, वो हमें बोलने में मदद करते हैं। कंठ के बाद एक लंबी नली पाई जाती है जिसे कहा जाता है ट्रैकिया या श्वास नली।
ये ट्रैकिया या श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी होगी। इसमें सी के आकार के ये छल्ले पाए जाते हैं, सी के आकार के ये छल्ले पाए जाएंगे जो इस श्वास नली को सीधा खड़ा रखने में मदद करते हैं। इसी सी के आकार के छल्ले के कारण जब श्वास नली में वायु नहीं होता तो भी ये जो है पिचकते नहीं हैं, सिकुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये श्वास नली को सीधा खड़े रखने में मदद करते हैं। श्वास नली में भी कुछ श्लेष्मा ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं जो श्लेष्मा जैसे चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करते हैं। कुछ धूल के कण या सूक्ष्म जीव जो शेष बचे रहते हैं और यहाँ पर आ गए हों, वो धूल के कण और सूक्ष्म जीव उन श्लेष्मा या म्यूकस पदार्थों में चिपक जाते हैं और वो फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाते। श्वास नली के बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकाई। श्वास नली जब 2 भागों में बंटता है तो उसका एक भाग जाता है दाएं फेफड़े में, दूसरा भाग जाता है बाएं फेफड़े में। श्वास नली जब ये 2 भागों में बंटता है, इन्हीं भागों को कहा जाता है ब्रोंकाई। अगर इसको एक वचन में बोला जाए तो इसको बोला जाता है ब्रोंकस। दोनों को एक साथ ब्रोंकाई, अगर किसी एक को बोला जाए एक वचन में तो कहा जाता है ब्रोंकस। तो श्वास नली जब 2 भागों में बंटता है तो वो ब्रोंकाई कहलाता है। राइट ब्रोंकाई चला जाता है राइट लंग्स में, लेफ्ट ब्रोंकाई जाता है लेफ्ट लंग्स में। ब्रोंकाई जब अपने अपने तरफ के फेफड़ों में चले जाते हैं तो ये फिर से शाखाओं में बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फिर से शाखाओं में बढ़ जाते हैं। शाखाओं में बढ़ने के बाद इन शाखाओं से फिर से 2 से 11 लगभग 2 से 11 पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। इन पतली पतली शाखाओं को बोला जाता है ब्रोंकिओल्स, ब्रैंकिओल्स। ब्रैंकिओल्स का जो अंतिम सिरा है वो फूली हुई रचना के समान होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फूली हुई रचना, इन शाखाओं का जो अंतिम सिरा है वो ये फूली हुई रचना बना लेता है, जिसे कहा जाता है एल्विओलर सेक, कुपिका वाहिनी। ये फूली हुई रचना के अंदर फिर से छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूली हुई जो रचना होती है उसके अंदर फिर से छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है एयर सेक या वायु प्रकोष्ठ। इसी एयर सेक या वायु प्रकोष्ठ में पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा का जाल पाया जाता है। धमनी और सीरा का यहाँ पर जाल पाया जाएगा और इसी धमनी और सीरा, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा के जाल पाए जाने के कारण ही यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। जिस वायुमंडलीय वातावरण से जिस ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण करके इस वायु मार्ग से होते हुए जो फेफड़ों में आया है वो इस एयर सेक में प्रवेश करता है। इस एयर सेक में ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इसी वायु मार्ग से होते हुए हमारे नासा छिद्रों के द्वारा वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार समस्त मनुष्य या स्तनी वर्ग में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। धन्यवाद।